नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल जैन सिबलिंग्स पे। आज हमारे साथ है मिस पल्लवी जैन, जिन्होंने अभी RBI ग्रेड बी 2021 क्लियर किया है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। सो पल्लवी, many congratulations for clearing this exam. थैंक यू सो मच हरी दीदी। एंड आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। आज हम पल्लवी के साथ कुछ बातें करेंगे और कैसे इन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया, और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही टफ एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में भी। और पल्लवी ने इसके पहले कोई और जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं लिया है, ये उनका फर्स्ट जॉब है। तो ये सारी बातें हम पल्लवी से डिस्कस करेंगे। तो पल्लवी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके बैकग्राउंड से। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से आपने कॉलेज किया, ये आप बताइए हमें। मैं पैदा हुई थी केसरी सिंहपुर, जो श्री गंगानगर में है, राजस्थान में। अभी प्रेजेंटली मैं जयपुर में रहती हूँ। एक्चुअली माय डैड इज इन SBI, तो जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर होता है मैंने वहाँ वहाँ से स्कूलिंग की है। मैंने ग्रेजुएशन की थी इकोनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन की। ओके पल्लवी, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटजी से, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो हम फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। फेज 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब वन बाय वन एक बार सारे सब्जेक्ट्स की आपने कहाँ से कैसे प्रिपरेशन की, क्या क्या सोर्सेस यूज किए, ये आप बताइए। जैसे आपने सही कहा कि फेज 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए मैंने सबसे पहले जो किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या है। तो मैंने ये एनालाइज किया कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट है तो वो जो प्रिपरेशन कर रहा है वो उसी में ही कवर हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे टॉपिक वाइज हम यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो हम एक बार यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट हैं, या फिर आप जैसे टॉपिक का नाम टाइप करके ही क्विजेस लिख सकते हैं गूगल पे, और वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मॉक टेस्ट बेसिकली इंग्लिश के लिए वही एक बार आप जैसे ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं, एरर्स हैं, इनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए इनकी मॉक टेस्ट के थ्रू। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने फॉलो किया था अफेयर्स क्लाउड को, और जीके टुडे के लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं मंथली, इन दोनों को अच्छे से किया था। और मतलब इनके लिए मैंने 4 to 6 months अगर आप एग्जाम से पहले अच्छे से कवर करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, तो काफी स्टूडेंट्स को जनरल अवेयरनेस में डिफिकल्टी आती है, और इस बार ऐसा सुनने में भी आया था कि जीए काफी डिफिकल्ट आया था एग्जाम में। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ ये दोनों अगर सोर्सेस से करेंगे तो वो सफिशिएंट होगा? इस बार का अगर हम पैटर्न देखें तो फेज 1 में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो जनरली फेज 2 में पूछे जाते हैं। तो ये 2 सोर्सेज तो आपको करने ही है, जो कि अफेयर्स क्लाउड या एंड जीके टुडे। मतलब ये 2 सोर्सेज मैं फॉलो करती थी। अगर आप कोई और करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप फेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर आप फेज 1 से ही पहले प्रिपेयर करेंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो जो फेज 2 में करंट अफेयर्स हैं बैंकिंग से रिलेटेड, या RBI के सर्कुलर से रिलेटेड, कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है जो न्यूज में है पिछले 6 महीनों में, तो वो आप कवर कीजिए। तो इसके लिए आप कोई भी जैसे RBI सर्कुलर्स की न्यूज आती है, RBI सर्कुलर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आप PIB वगैरह सोर्सेज हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको इन सोर्सेज को नहीं फॉलो करना। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनके वो प्रोवाइड करते हैं कंपेडियम्स, आप वो फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आपने कहाँ से कौन सा मटेरियल यूज किया था इसके लिए? मैंने फेज 2 के लिए एक क्रैक ग्रेड भी करके वेबसाइट है, उनका कोर्स परचेज किया था। तो फेज 2 की प्रिपरेशन मैंने कंप्लीटली वहीं से की थी, ओके। करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट के लिए। और फेज 1 में आपके मार्क्स कितने थे, आपका क्या स्कोर था, और कट ऑफ से आपके मार्क्स में कितना डिफरेंस था? कट ऑफ गई थी आई थिंक 66.75, और मेरा स्कोर था 111.75। तो डिफरेंस 45 मार्क्स का था। ये काफी एक अच्छा डिफरेंस है। तो इस मतलब आपको ऐसा लगता है कि फेज 1 के लिए आपने, जैसे हम बाकी बैंकिंग एग्जाम्स देते हैं SBI PO, IBPS PO, तो इसकी प्रिपरेशन भी आप साथ साथ कर रहे थे, या फिर आपने स्पेशली RBI ग्रेड बी के लिए फेज 1 की प्रिपरेशन की थी?
नहीं, मेरे टारगेट आरबीआई एग्जाम ही था कि मुझे आरबीआई एग्जाम देना है, बट उसकी प्रेपरेशन के लिए मैं बाकी बैंकिंग एग्जाम्स देने भी जाती थी। तो जैसे एसबीआईपी हो गया, आईबीपीएसपी हो गया, तो इनकी जो प्रेपरेशन करते थे अपने, वो ही मुझे काम आई आरबीआई के एग्जाम में। बट टारगेट हमेशा से ही आरबीआई एग्जाम था। तो ये कहूंगी कि मैंने आरबीआई के लिए प्रेपरेशन की, बट बैंकिंग एग्जाम्स दिए, उन्होंने हेल्प की मुझे आरबीआई एग्जाम में। ओके, तो जी अब हम चलते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 काफी डिफिकल्ट लगता है एस्पायरेंट्स को, और स्पेशली उसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। तो और इस बार शायद कुछ चेंजेस भी हुए हैं पैटर्न, जी। एग्जाम पैटर्न में, तो उसके बारे में आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स को पता नहीं है इस बारे में। राइट। तो इस साल से पहले तक आरबीआई में फेज 2 में 3 पेपर होते थे: फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। सिर्फ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पार्ट ऐसा था जिसमें टाइप करना है आपको, मतलब डिस्क्रिप्टिव है। बाकी जो जो 2 पेपर थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, और उनमें भी बहुत ज्यादा फोकस रहता था फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब हम कितना क्रैम कर सकते हैं बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स को, जो भी करंट न्यूज आई है। तो इस बार इन्होंने ऐसा चेंज किया है, फाइनेंस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, इसमें हाफ पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का और हाफ पोर्शन हो गया है डिस्क्रिप्टिव का। बेसिकली वो ये चाहते हैं ये देखना कि हम कितने एनालिटिकल हैं, हम कितना सोच सकते हैं टॉपिक्स के बारे में। और एक तरीके से अच्छा चेंज है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा रटने में इशू होता है। अदरवाइज पहले गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाती थी, उसमें कुछ भी कितना भी डेप्थ में कुछ भी पूछ लेते थे, तो बहुत ज्यादा याद करना पड़ता था। बट अभी डिस्क्रिप्टिव से क्या हुआ है कि जो अपने को टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस में, उनके बारे में अगर हम रीड कर ले, उनके बारे में हम अपने ओपिनियंस बना ले न्यूज़पेपर्स के थ्रू या वेरियस वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू, तो ये इजी हो जाता है, क्योंकि फिर हम अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। तो जो रटने का पोर्शन है वो कम हो गया है एक्चुअली। एंड ईएसआई फाइनेंस दोनों में यही बात है। और इंग्लिश का पैटर्न सेम रहा है, वही कि प्रेसी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और ये कैसे आएगा। और इसमें भी बहुत ज्यादा फ्लारी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। और वर्ड में मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आप वो ना करें, तो अच्छे मार्क्स इंश्योर हो सकते हैं इसमें। तो ये जो फेज 2 की है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपने एक ही सोर्स से की है, आपने डिफरेंट सोर्सेस यूज किए हैं? एक्चुअली मैंने प्रेपरेशन पिछले साल के जो पैटर्न था उसी हिसाब से की थी, और जनवरी में शायद नोटिफिकेशन आया था, एंड ऑफ जनवरी। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कह सकते कि हमने एक ही सोर्स से प्रेपरेशन की। फिर मैंने ये किया था, जो जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में, जैसे यूट्यूब पे या गूगल पे, कि फॉर एग्जांपल पावर्टी है तो उसके आगे पावर्टी यूपीएससी, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो फिर मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स वहां से कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा एक ही सोर्स था, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए तो न्यूज़पेपर अगर आप रीड कर सकते हैं, या कोई भी अच्छी मैगजीन है यूपीएससी वाली, उनमें से आप फॉलो कर सकते हैं। सिलेक्टिव रहना है, क्योंकि ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो ही पढ़ना है। तो वो आप कर सकते हैं, बट आप यूपीएससी का मटेरियल यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव की प्रेपरेशन में। काफी स्टूडेंट्स को ये जी भी होता लगता है कि जो यूपीएससी एस्पायरेंट है वो इसे ज्यादा आसानी से क्रैक कर पाते हैं। तो क्या आप भी यूपीएससी एस्पायरेंट थी, या फिर आपने सिर्फ आरबीआई पे ही फोकस किया है? नहीं, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं थी। एक्चुअली अगर आपने ये बोले कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ज्यादा फायदा होता है, तो वो इस साल के एग्जाम में हो सकता था, बिकॉज एकदम से सडन चेंज आया कि डिस्क्रिप्टिव है। बट अब नेक्स्ट ईयर से सबको पता है कि डिस्क्रिप्टिव ही होगा, सो एवरीबडी इज ऑन एन इक्वल फुटिंग। अब सभी लोग प्रिपेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए जो भी टॉपिक्स हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एडिशनल बेनिफिट है। इनफैक्ट आई थिंक यूपीएससी वालों अपनी पढ़ाई में ज्यादा बिजी रहते हैं, तो उनको टाइम निकालना पड़ेगा आरबीआई के लिए। बट इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, दे हैव टाइम एट हैंड, अब वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसे आपने कितने घंटे पढ़ाई की है डेली, और कितने मंथ्स पढ़ाई की? क्योंकि कई जैसे काफी सारे एस्पायरेंट्स वो होते हैं इस एग्जाम के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या ऑलरेडी वो किसी बैंक में पीओ है, तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपके अकॉर्डिंग उन लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं? ऑलराइट, ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की जॉब कर रहे हैं, कि आपके वर्किंग आवर्स क्या है, आपकी लीव्स वगैरह क्या है। तो अगर जैसे आप बैंक की जॉब में हैं, तो ऑलरेडी आपके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के पोर्शंस बहुत अच्छे होंगे, तो उनको अच्छे रखने के लिए आप सिर्फ वीकली एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, ताकि आप भूले ना उन चीजों को, आपकी स्पीड ना कम हो। और बाकी आप सारा टाइम डिवोट कीजिए फेज 2 की प्रेपरेशन में। फेज 2 की प्रेपरेशन में स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कीजिए जो भी सिलेबस का है, उसके बाद आप करंट अफेयर्स भी करें और उनको मल्टीपली रिवाइज करिए। जैसे आपकी संडे को छुट्टी है, तो आप
संडे का दिन अच्छे से स्पेंड कीजिए पढ़ाई में। आप जब ऑफिस जाते हैं सुबह 9 बजे 10 बजे, उससे पहले अगर आप सुबह 2-3 घंटे निकाल सकते हैं तो वो अच्छा है। शाम को अगर आप 1 घंटा निकाल सकते हैं तो वो भी अच्छा है। और ये ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ 1 महीना पढ़ना है। अगर आप अपने सिलेबस को छोटे 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 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में, तो ये इजीली कवर हो जाएगा। इवन विद द वर्किंग जॉब, मतलब आराम से कवर हो सकता है ये। जी। ओके, एंड जो मॉक टेस्ट हैं फेज 1 और फेज 2 के लिए, वो आपने कौन से प्रेफर किए थे? ऑलराइट। 2-3 मॉक टेस्ट है, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स हम शेयर कर लेते थे। जैसे ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट है, अड्डा का मॉक टेस्ट है। एक्चुअली उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे दीजिए, चाहे वो एसबीआई का है, आईबीपीएस का है, आरबीआई का, इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये कि आप प्रैक्टिस करते रहें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो और उससे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ओके, एंड फेज 2 में जो डिस्क्रिप्टिव आता है उसके लिए भी प्रैक्टिस करना पहले से जरूरी है, या कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्जाम देने के पहले? हो जाए, क्योंकि इस बार पहले से पता है कि डिस्क्रिप्टिव आएगा, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या अपना सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं पिछले साल के पैटर्न की बात करूं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर सब्जेक्टिव पेपर की बात करें, 6 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से हमें 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, और 2 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स ईच, जिनकी वर्ड लिमिट होती है 600। और 2 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स ईच, 400 वर्ड्स के, और इनके लिए हमें टाइम मिलता है 90 मिनट्स। तो आप ये देखिए कि आप टाइम से पहले कंप्लीट कर पाए, ताकि जो लास्ट के 5-10 मिनट बचे हैं, आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कीजिए, क्योंकि इनसे नंबर कटते हैं अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और किसी भी टॉपिक पे, सपोज आपने आज न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, लेट्स से ऑन इनइक्वालिटी, तो आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए कि इंडिया में इनइक्वालिटी क्यों है और इसको सही कैसे करना है, और आप टाइमर सेट कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में फिर एक सॉफ्टवेयर होता है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ग्रामरली, पहले आप नॉर्मली लिखिए उसको नोट पैड में, और फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको पेस्ट करके ग्रामरली से चेक कीजिए कि आपने कितनी मिस्टेक्स की। तो इस तरीके से आप ऐसा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि आप फर्स्ट टाइम ही लिख रहे हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ये और बहुत अगर हो रही हैं तो हाँ, तो आप लास्ट में उनको 5 से 10 मिनट हर पेपर में रखिए उनको करेक्ट करने के लिए, ताकि मार्क्स अच्छे आए। ओके। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपका इंटरव्यू किस लेवल का हुआ था, एक बार आप वो बताइए। ऑलराइट। इंटरव्यू बहुत ज्यादा प्रोफाइल बेस्ड होता है कि कोई कैंडिडेट अगर वर्किंग है तो उससे उसके जॉब के बारे में पूछेंगे, और कोई कैंडिडेट अगर सपोज बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहा है किसी बैंक में, तो उससे उसकी ब्रांच के बारे में, उसके बैंक्स के बारे में, बैंक्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आरबीआई उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या बैंक से आरबीआई क्यों शिफ्ट होना चाहिए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए किसी भी इंसान के दिमाग में। तो बैंकिंग जॉब्स के लिए वो, अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो उनसे ये पूछेंगे कि इतने साल तुम क्या कर रहे थे, और तो अब तुम आरबीआई में क्यों आना चाहते हो। तो ये क्लैरिटी शो करना कि हमें आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बिकॉज मेरे पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था, और इसलिए मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछे थे, जो इकोनॉमिक्स है। दूसरा, मेरे से पूछा था कि मुझे आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है, कौन सी चीजें आरबीआई के बारे में जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। जो तीसरी चीज उन्होंने पूछी थी, जो भी करंट हैपनिंग्स हैं, जैसे कि अफगानिस्तान इशू था उस टाइम पे, तो उन्होंने पूछा अफगानिस्तान के बारे में। मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, तो उन्होंने पूछा प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि ठीक है कि नहीं, क्या उससे सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कुछ उन्होंने फिर टेक्निकल टर्म्स पूछे जो हम फेज 2 में प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस ये क्या है। फिर बिकॉज आई वाज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, उन्होंने पूछा एमपीसी की मीटिंग हुई है तो इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है एक नॉर्मल इंसान पे। तो बहुत ही प्रोफाइल बेस्ड होता है, और बिल्कुल भी ग्रिलिंग नहीं होता। बहुत आराम से वो आपसे पूछते हैं और वो आपको एनकरेज करते हैं कि आप आंसर्स करो, और जो आप आंसर के में बोलते हो जो शब्द, उन्हीं से वो नेक्स्ट क्वेश्चंस निकालते हैं। और मेरा इंटरव्यू 15 मिनट्स का था, और बहुत आराम से हुआ था, और पता भी नहीं चला कि इंटरव्यू हो गया, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया था। जी। ओके, मतलब इंटरव्यू आपका काफी अच्छा हुआ था। इंटरव्यू के मार्क्स भी आपको बताए होंगे कि कितने आए थे, तो जी। 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो उसमें कितने मार्क्स आपको मिले थे? तो मेरे को 71 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में आउट ऑफ 75। ये तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं।
जी। तो और बट यू हैव टू जस्ट बी क्लियर कि आपको आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है, और अगर आप उनको वो दिखा पा रहे हो, वो पैशन की आपको यही ज्वाइन करना है, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। एंड नोइंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो काफी इम्पोर्टेंट होता है और एक और काफी चीज इसमें। मेंशन करना चाहूंगी, जैसे आप आरबीआई के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आरबीआई की वेबसाइट पे स्पीचेस होती हैं जो किसी भी डेप्यूटी गवर्नर या गवर्नर ने दी है, आप उनके बारे में रीड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले आरबीआई किस डायरेक्शन में सोच रहा है। और एक नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि उन्होंने क्या 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 चेंजेस किए हैं, तो अगर अपने वो भी फॉलो करें तो ये भी बहुत अच्छा रहता है आरबीआई के बारे में। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं उसके बारे में आपको उन्हें डीप अच्छे नॉलेज से हो। पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर एसबीआई पीओ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों वैसे सिर्फ तो काफी अलग अलग हैं, लेकिन एक बार आप बताइए कि कैसे हम अगर साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका 50% ऑफ काम तो हो ही चुका है, बिकॉज आपने इंग्लिश के लिए प्रिपेयर किया है, रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे हैं। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि एसबीआई में भी पूछते हैं। जो सिर्फ बचा है पोर्शन वो है फाइनेंस मैनेजमेंट और ईएसआई, इनका स्टैटिक पोर्शन और इनका करंट पोर्शन, और इन्हीं में इंक्लूड हो जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह। उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज दी ओनली थिंग, बाकी सब चीजें तो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो ये दोनों एग्जाम आप साथ में दे सकते हैं। इनफैक्ट इट इज बेनिफिशियल कि आप दोनों दें। एंड न्यूज़पेपर्स भी काफी लोगों को लगता है कि न्यूज़पेपर्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए या आरबीआई के जो आर्टिकल्स आते हैं वो सब पढ़ना चाहिए, तो वो आपने कितना फॉलो किया था। न्यूज़पेपर पढ़ना हमें दो तरीके से हेल्प करता है, एक तो वो हमारी इंग्लिश इंप्रूव करता है, दूसरा करंट अफेयर से हमें अपडेटेड रखता है। मैंने इतना ज्यादा न्यूज़पेपर्स को फॉलो नहीं किया था फेज 2 तक, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के लिए जो सोर्सेज फॉलो करी थी उनसे कर लेती थी। और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं टॉपिक वाइज आर्टिकल्स पढ़ती थी। बट इफ समबडी फाइंड्स डिफिकल्टी इन इंग्लिश तो उनको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उनको काफी हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। पर मैंने इंटरव्यू के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसने काफी हेल्प की कि क्या क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, उसके बारे में ओपिनियंस फॉर्म करने के लिए। और इंटरव्यू में एक्चुअली वो नॉलेज टेस्ट करते भी नहीं है, और वो ये नहीं बताएंगे कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। उन्होंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, वो आपका ओपिनियन जानेंगे और उसमें कुछ गलत या सही नहीं है। फेज 2 में तो वी हैव टू राइट पॉइंट्स प्लस माइनस एंड देन अ कंक्लूजन, उसमें सिर्फ अपना ओपिनियन देना है। तो वो फॉर्म करने में न्यूज़पेपर्स हेल्प करते हैं। ओके। या एंड अब आप हमारे एस्पायरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर कोई डीमोटिवेट हो रहा है। जैसे कई एस्पायरेंट्स ऐसे भी है जो 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनका क्लियर नहीं हो रहा है एग्जाम्स, तो काफी डीमोटिवेटिंग फील करते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे। ऑलराइट, अगर हम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, द ओनली वे इज कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम पीछे जा नहीं सकते। आपने जितना प्रिपेयर किया है वो आप भूल नहीं सकते। अब द ओनली वे इज कि आप आगे जाएं। तो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दे आर बेसिकली आर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या हम जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, उसको एक जैसे बोलते हैं माइलस्टोन्स की तरह रहने चाहिए हमारी जर्नी में। और फाइनली सक्सेस आपको मिल जाएगी अगर आप परसिस्टेंट रहे, डेडिकेटेड रहे। इन एक दो फेलियर्स आपको डिफाइन नहीं करते। और बहुत सारे आप अगर देखेंगे इस साल के एस्पिरेंट्स को भी, जो जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, उन्होंने भी पास्ट में काफी उनके फेलियर्स थे, बट फिर अभी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। सिर्फ आपको ये देखने की जरूरत है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कौन से एरिया में आप अ, गलती कर रहे हैं, उसको आप पेपर के थ्रू एनालाइज करके कि पेपर में क्या पूछा है और आपकी प्रेपरेशन कैसी है, वो थोड़ा सा ट्वीक करके आप आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपको क्या लगता है कि हमें इसकी जो प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत कौन से सब्जेक्ट से करनी चाहिए। मैनेजमेंट एक बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। तो आप अगर मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसका कंप्लीट कर देंगे तो वो हो जाएगा। मतलब मैनेजमेंट इज एन इजी टॉपिक टू स्टार्ट विद। उसके बाद फाइनेंस आप कर सकते हैं उसमें, पर उसके साथ आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि जो जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही है करंट अफेयर्स के थ्रू। और फिर आप ईएसआई कर सकते हैं, क्योंकि ईएसआई में क्या है, सोशल इश्यूज हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, तो वो कुछ भी आ सकता है।
तो उसका सिलेबस थोड़ा सा अनडिफाइंड है, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो उससे शुरू कीजिए और फिर ईएसआई कीजिए, और रिविजन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी पढ़े आप उसको रिवाइज कीजिए। हाँ, रिवीजन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बहुत। पर ये भी बता दीजिए कि रिवीजन आपने किस तरीके से किया था? जैसे मैं ये करती थी कि मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे में पढ़ती थी, सैटरडे को मैं रिवाइज कर लेती थी, और संडे ब्रेक डे होता था, संडे को मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी। इनफैक्ट संडे को मैं उस एक्टिविटीज पे टाइम डिवोट करती थी जो मुझे पसंद है। तो हफ्ते में एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं तो वो कीजिए, नहीं है तो 2 हफ्ते में रिवाइज कीजिए जितना भी आपने कुछ पढ़ा है। अदरवाइज वो आप पढ़ते रहेंगे आगे का, और पीछे से सब कुछ डिलीट होना शुरू हो जाएगा। वो हाँ, तो रिविजन बहुत रिवीजन इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम में। हाँ, बिल्कुल। और आपने इसके साथ साथ और भी कई बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो कौन कौन सी बैंकिंग एग्जाम्स आपने क्लियर किए और आपने उन्हें क्यों नहीं ज्वाइन किया, एक बार ये भी बताइए। ओके। मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि मेरा टारगेट हमेशा से एसबीआई, सॉरी आरबीआई एग्जाम था। तो उसकी प्रेपरेशन के दौरान मैंने ये सब एग्जाम्स दिए थे, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई जूनियर एसोसिएट। तो ये सब क्लियर हो गए थे, तो मैंने ये सोचा था कि दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट आरबीआई में। तो मैं देखूंगी कि ये मेरा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं होगा तो मैं एक अटेम्प्ट और दूंगी, और फिर मैंने ये सोचा कि अगर कुछ भी नहीं हुआ देन आई विल prepare for these exams and then I will think of joining these bank exams। तो पहले मेरे को यही था कि आरबीआई के लिए ही ज्वाइन करना है। तो कभी आपके माइंड में ये ख्याल नहीं आया कि इन केस अगर मेरा आरबीआई का एग्जाम नहीं निकला और मैंने बाकी भी हम्म। ज्वाइन नहीं किए हैं, तो फिर कैसे, मतलब आपको ऐसा लगता होगा ना कि अगर नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूंगी, या ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने सोचा था कि अगर इस अटेम्प्ट में नहीं होगा तो मैं एक और सीरियस अटेम्प्ट दूंगी आरबीआई का। और इसलिए मैंने ये नहीं सोचा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मुझे था कि अगर हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं, और मतलब यू हैव टू लीव सम थिंग्स इन दी हैंड ऑफ द गॉड। और मुझे ये था 2 अटेम्प्ट के बाद फिर मैं सोचूंगी कि मुझे अगर आरबीआई नहीं हो रहा तो मुझे क्या ज्वाइन करना है। अभी स्टार्टिंग में मैं 2 साल ही सोचती थी कि आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है। हाँ, तो ये काफी बड़ी चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यही आती कि जैसे जब भी कोई एस्पायरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसका जो पहला एग्जाम निकलता है वो ज्वाइन कर लेता है। तो ज्वाइन करने के बाद फिर प्रिपरेशन करने का सोचते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। लेकिन टाइम। वही है कि हमें फ्यूचर का पता नहीं रहता कि हमें हमारी कौन सी एग्जाम निकलेगी, या इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है काफी सारे एस्पायरेंट्स को। आप एक काम कर सकते हैं कि आप ज्वाइन करने से पहले आप एक्सटेंशन सीख कर सकते हैं। कुछ महीनों का एक्सटेंशन भी मिल जाता है, हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी है, कुछ तो 1 साल का भी एक्सटेंशन दे देते हैं, कुछ 3 महीनों का एक्सटेंशन दे देते हैं। तो आप उसका ट्राई कर लीजिए अगर आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम है और आप उसके लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो। हाँ, यही एक तरीका है। और अगर आप बहुत यस। कॉन्फिडेंट है तो फिर आप ब्रेक ले सकते हैं 1 ईयर का। 1 ईयर इज सफिशिएंट ना इस एग्जाम के लिए? यस। यस। सो थैंक यू सो मच पल्लवी, आप यहाँ पर आए और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सारे एस्पायरेंट्स के साथ। तो अभी आपने आई थिंक ज्वाइन नहीं किया है, तो एक बार जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप जो भी, काफी स्टूडेंट्स को बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है कि आरबीआई ग्रेड बी की क्या सैलरी होती है। तो एक बार जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद फिर आप वहाँ का वर्किंग एक्सपीरियंस और वहाँ का जो सैलरी और अलाउंसेस है वो भी एक बार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच पल्लवी। थैंक यू परी दीदी, थैंक यू। आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, जैन सिबलिंग्स चैनल, जिसमें आप शेयर करते हैं अपनी लाइफ के बारे में और बैंकिंग एस्पिरेंट्स को गाइड करते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है, एंड आई होप कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करे और बहुत ज्यादा ग्रो करे। थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आप सभी को भी इससे काफी हेल्प मिली होगी। जो भी एक्सपीरियंस पल्लवी ने आज शेयर किया उससे आप सभी को इस एग्जाम के लिए जो डर है शायद वो आपके मन में थोड़ा सा कम हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।